में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोग जहाँ पे थे वो हम लोग तापमान की बात कर रहे थे, टेम्परेचर की बात कर रहे थे और देखा हमने कि टेम्परेचर किसको कहते हैं और फिर हमने देखा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड किया गया, सबसे कम कहाँ रिकॉर्ड किया गया। तो सबसे ज़्यादा जैसा कि मैंने बताया था कि 10 जुलाई 1913 को दर्ज किया गया था, वो था आपको 56.7 डिग्री सेल्सियस, जो अमेरिका का डेथ वैली में रिकॉर्ड किया गया था, अमेरिका के डेथ वैली में। और फिर ये किया गया था 1983 में सबसे कम, ये सबसे ज़्यादा है आपका 56, ये सबसे ज़्यादा 56.7 डिग्री सी था, ये सेल्सियस था, या जिसको अगर फ़ारेनहाइट पे 134 देखेंगे। और ये हमने बताया था -89.2 डिग्री सेल्सियस, ये सोवियत संघ में रिकॉर्ड किया गया था। उसी तरह से मैंने एक ये भी बताया था कि चूंकि अंटार्कटिका पे था तो फाइनली आप देखेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि हम लोग समझते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये हमारा अर्थ है और इक्वेटर दोनों को ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, अंटार्कटिका में, तो ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर पे किया गया, सबसे कम 89.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे ठंडा जगह कौन सा है। तो मैंने बताया था कि ये जो है सबसे ठंडा जगह जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो मैंने बताया था ओमायाकॉन। तो ओमायाकॉन था, ये सबसे आपका ठंडा ओमायाकॉन। तो ये इसका जो टेम्परेचर है वो है 67.7 डिग्री सी, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे ठंडा जगह जो है उसका -67.7 डिग्री सी है ये टेम्परेचर। ये भी मैंने आपको बताया। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तापमान हमारा पूरे विश्व में एक सा नहीं है। मैंने शुरू में ही आपको बताया, जब हम वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल में जैसे नीचे से हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान कमता है। तो उसी तरह से अगर हम क्षैतिज भी जाएं, यानी हम ऊपर जा रहे हैं, अगर हम यहाँ भी जाएं तो क्षैतिज में भी लैटिट्यूड के हिसाब से तापमान बराबर नहीं होता है। जैसे कि अगर हम इस तरह से समझें, यहाँ पे हम इसको इस तरह से समझें, अगर आप देखें तो ये हमारा अर्थ है, तो ऊपर हम लोग जा रहे हैं, तो ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ अगर 10 डिग्री है, 1 किलोमीटर के बाद गए तो ये 4 डिग्री हो गया, 4 डिग्री से हो गया। तो ऊपर जाने पे ऊर्ध्वाधर रूप में यानी कि वर्टिकल रूप में टेम्परेचर कमता है। उसी तरह से अगर हम देखते हैं ये पृथ्वी, तो ये आप देखें हमारी पृथ्वी की बात अगर हम करें, इसकी बात अगर हम करें, पृथ्वी की बात करें, एक्वेटर यहाँ पे, तो नॉर्मल होता है कि एक्वेटर पे हमेशा गर्मी पड़ती रहती है। और हम जानते हैं कि एक्वेटर से लेके यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ और फिर यहाँ 23.5 डिग्री साउथ और ये 0 डिग्री है। तो इस बीच को हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ हमेशा गर्मी पड़ेगी अगर हम यहाँ से यहाँ थे, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अगर हम क्षैतिज दिशा में भी जाते हैं तो डिफरेंट कारण तापमान वितरण में परिवर्तन आता है। इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे कि वो कौन से कारण हैं कि जिसके कारण एक्वेटर पर भी कोई अगर स्थान होगा वहां आपको बर्फ मिल सकता है। वो कौन से ऐसे कारण हैं कि आप देखेंगे कि दिल्ली में काफ़ी गर्मी पड़ती है लेकिन कलकत्ता में कम पड़ती है, या झारखंड के पास आप जाएंगे कुछ जगह तो आपको वहाँ कम मिलेगा। तो वो कौन कौन से स्ट्रक्चर है जिसके कारण ये हमारे तापमान को प्रभावित करता है, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो तापमान का वितरण यानी तापमान को किस तरह से हम लोग पूरे ग्लोब लेवल पे, विश्व स्तर पे कैसे तापमान का हम वितरण करते हैं, तो इसको इस तरह से देखिए। तो जैसा कि मैंने बताया, तो अब आगे हम लोग इसी पे चलते हैं। तो अब देखिए तापमान का वितरण, जैसा कि मैंने बताया टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन।
तो वैश्विक स्तर पे अगर हम देखेंगे तो हमारा टेम्परेचर जो है वो क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों वितरण में ही हमको अंतर आता है। यानी अगर हम वर्टिकल जा रहे हैं ऊपर, उसमें चेंजेस होगा, और हॉरिजेंटल भी जा रहे हैं यानी क्षैतिज रूप से भी अगर जा रहे हैं तो उसमें भी आपको चेंजेस आएंगे, उसमें भी आपको चेंजेस आएंगे। तो उसमें तापमान का क्षैतिज वितरण, इसको हम लोग एक बार देखेंगे, और दूसरा देखेंगे तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। यानी हम देखेंगे कि तापमान क्षैतिज रूप से जो वितरण होता है तो उसमें कौन कौन से कारक है जो टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। क्या कारण है कि कलकत्ता में तो गर्मी पड़ती है, लेकिन ठीक कलकत्ता के सामने ही एक ही लैटीट्यूड पे, एक ही जगह, एक ही लैटीट्यूड पे यहाँ कोलकाता है और यहाँ कैंटन शहर चाइना का है, लेकिन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है। वहाँ बर्फ गिरता है, कलकत्ता में क्यों नहीं बर्फ गिरता है? तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक उसी तरह से देखेंगे तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। यानी तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण होता है तो हम देखेंगे कि जो एक्वेटर है तो एक्वेटर पे भी कहीं कहीं आपको बर्फ मिलेगा। तो विषुवत रेखा पे कैसे बर्फ मिल सकता है? वहां तो सालों भर गर्मी पड़ती है। तो देखेंगे आखिर इसके क्या कारण है। तो चलिए देखते हैं तापमान का वितरण। तापमान का वितरण देखते हैं। तो तापमान में जैसे कि मैंने बताया प्राइमरी, जैसे कि एक्वेटर से ऊपर जाएं या एक्वेटर से हम नीचे जाएंगे तो तापमान घटेगा। नॉर्मल सिचुएशन में, आइडियल सिचुएशन में आप देखेंगे तो इसमें जो आपका होगा, देखें तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं। इसमें आपको होगा अक्षांश, लैटीट्यूड। अब जितने उच्च अक्षांश पे होंगे उतनी ठंडी, जितने निम्न अक्षांश पे आप होंगे उतनी गर्मी पड़ेगी। तो ये सबसे मेन आपका अक्षांश होता है। दूसरा है स्थल और सागर की विषमता। यानी अगर कोई लैंड पे है और कोई वाटर में है तो दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंट होगा। भूमि पे क्या होता है, जल्दी आपको ठंडी हो जाएगा और जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन लैंड क्या, वाटर क्या है, धीरे से गर्म होगा और धीरे से ठंडा होगा। तो इस पे भी आपके क्षैतिज वितरण का असर पड़ता है। एक तो अक्षांश हो गया, दूसरा लैंड एंड सी कंट्रास्ट, उसके बाद उच्चावाच और ऊंचाई। एक तो उसका उच्चावाच इस तरह से, या फिर आप ऊंचाई पे जा रहे हैं तो ये ऊंचाई पे और उच्चावाच, ये दोनों में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। तो ये होगा आपका थर्ड। चौथा में महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं भी टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करती है। जैसे नॉर्मल हम लोग जानते हैं दो तरह की धारा होती है, गर्म महासागरीय धारा, ठंडी महासागरीय धारा। इन महासागरीय धाराओं को हम लोग ओशिनोग्राफी में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जहाँ ठंडी जलधारा जाती है वहाँ का एरिया में आपको टेम्परेचर कम हो जाता है, जहाँ गर्म जलधारा जाएगी वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होंगे। उसी तरह से पवन, विंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कहीं से जैसे लू गर्मी में चलती है, गर्म हवाएं आ जाती है या कहीं सर्द हवाएं आती है तो उस एरिया को ठंडा कर देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसा मैंने यहाँ बताया कैंटन शहर है चाइना का, वो सीधा ध्रुव से सर्द हवा आता है तो वहाँ आपको बर्फ मिलता है, लेकिन वो हवा को कलकत्ता में नहीं आ पाता चूंकि वो हिमालय से रोक लिया जाता है। तो ये पवने। उसी तरह से वनस्पति का आवरण। वनस्पति का आवरण का मतलब हो गया कि पेड़ पौधा जहां लगा होगा, चारों तरफ जंगल होगा तो वहां उतनी तेजी गर्मी भी नहीं होगी और उतनी तेजी ठंडी भी नहीं होगी। तो वनस्पति का आवरण भी। उसी तरह मिट्टी की प्राकृतिक, हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल जो सूर्य से आया, हमने बताया था कि वो धरती इसको अवशोषित कर लेती है। अब यहाँ मिट्टी की प्राकृतिक है कि यहाँ मिट्टी एकदम चमकदार है तो वो सूर्य के ज्यादा इंसोलेशन को वो अवशोषित नहीं करेगी बल्कि रिफ्लेक्ट कर देगी। तो क्या होगा, वहां शाम होते होते उतनी ठंडी गर्मी नहीं पड़ेगी, तो ये गर्म नहीं होगा। उसी तरह अगर हम देखेंगे ये ब्लैक एरिया है या काला या कोई डार्क टाइप का है तो वो ज्यादा अवशोषित करेगी, तो ज्यादा अवशोषित करेगी तो फिर रिलीज भी ज्यादा करेगी, तो वहां आपको गर्मी ज्यादा होगा। तो ये भी मिट्टी की प्राकृतिक पे भी आपको टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है।
उसी तरह से भूमि की ढलान एवं अभिमुखता, यानी भूमि का अगर स्लोप है तो उस पे भी आपका पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि अगर कोई ये पहाड़ है इस तरह से, सूरज यहाँ है, तो अगर यहाँ पे कोई बस्ती है, यहाँ पे कोई लोग, तो सूरज का यहाँ डायरेक्ट रे पड़ रहा है तो यहाँ गर्मी होगी। ठीक इसी के पीछे क्योंकि पहाड़ की वजह से ये छिप गया है तो यहाँ आपको ठंडी होगी, यहाँ आपको ठंडी होगी। तो यही भूमि का ढलान और अभिमुखता, ये इसके प्रमुख कारण है। तो इन 8 कारण, ये 8 कारण जो है वो आपको क्षैतिज रूप से जो हमारा तापमान है इस पे वो असर डालता है, यानी इसको वो प्रभावित करता है। तो हम लोग देखेंगे इन 8 कारणों को एक एक करके और देखेंगे किस तरह से हमारे वैश्विक स्तर पे तापमान का बंटवारा हुआ है, वितरण हुआ है, उसको हम लोग यहां देखें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तो अक्षांश के बारे में। अक्षांश के बारे में तो जैसा कि मैंने बताया कि उच्च अक्षांश में ज्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर होगा और निम्न अक्षांश यानी इक्वेटर से जो जितना पास होगा उतना गर्म होगा। उसका मेन कारण है आपका आपतन कोण। तो आपतन कोण जो होता है कि जितना अधिक होगा तापमान उतना ही अधिक होगा, यानी आपतन कोण आप इस तरह से देखें, आपतन कोण जितना आपका बड़ा होगा तापमान उतना ही अधिक होगा और जितना कम होगा तापमान उतना कम होगा। तो इसको समझने के लिए मेरे पास एक एनिमेशन है जो मैं आपको दिखाऊंगा और इसी के तापमान आप देखेंगे। इसी का कारण है कि आप जैसे इक्वेटर पे जाते हैं, ऊंचाई पे, आप जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो यहाँ इक्वेटर 0 है, ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए यहाँ 90 डिग्री है। तो यहाँ सूरज पड़ रहा है, सूरज की रे पड़ रही है यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब इस पे ऐसे काटिए तो यहाँ तो इक्वेटर के पास आपका क्या है 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ से आप जाएगा ऐसे तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ का जो आपतन कोण ये 90 है, ये कमता गया, फिर 90 से कमेगा, धीरे 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 जाते जाते आप देखेंगे। तो इसको समझाने के लिए हम आपको, और इसी से आप देखेंगे कैसे सीजन में भी, जैसे गर्मी के ऊपर थी, अभी जैसे कि हम लोगों का ठंडी का मौसम चल रहा है, जनवरी है, ठंडी है, लेकिन अगर हम देखें तो ये ठंड नहीं होना चाहिए। अभी तो पृथ्वी को बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूरज अभी सबसे नज़दीक है पृथ्वी से। जैसा कि मैंने बताया कि 4 जुलाई को सूरज सबसे ज़्यादा दूर होता है, लेकिन हम लोग को 4 जुलाई को गर्मी पड़ती है। और इसी तरह से 4 जनवरी को या 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होता है सूरज। तो इसका मतलब यह हो गया कि सूरज सबसे नज़दीक है तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो चलिए इसको हम, एक एनिमेशन है वो आपको हम दिखाते हैं। तो ये आपतन कोण के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि आपतन कोण जितना ज़्यादा होगा उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जितना कम होगा उतना टेम्परेचर कम होगा। तो इसको इस तरह से आप समझिए, ये हमारा सीजन्स पे है ये वीडियो, इसको आप इस तरह से समझिए। यहाँ देखिए, ये हमारी पृथ्वी जो है हम लोग जानते हैं 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है। तो उस हिसाब से आप देखें, इसको देखें किस तरह से होता है। तो नॉर्मल हम देखें कि जैसे कि आप देखेंगे तो ये साउथ पोल, ये आप देखेंगे नॉर्थ पोल ये है, और ये हमारा अर्थ का एक्सिस है, और ये देखिए एक्वेटर है हमारा, और एक्वेटर के बीच में। तो आप देखिए कि जैसे जैसे हमारा सूरज है तो सन इस तरह से देता है। तो अब देखिए अगर ऐसी स्थिति होगी तो यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। ठीक इस तरह से हमारा जो अर्थ है वो पृथ्वी को चारों तरफ रोटेट करता है। तो अब देखिए किस तरह से इसमें आपतन कोण किस तरह से होता है, और जैसे जैसा आपतन कोण होगा तो आपको हम दिखाएंगे किस तरह से। तो ये आपका डिफरेंट सीजन चेंजेस होते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अभी का जो सिचुएशन है आप देखिए, तो इस एरिया में ज़्यादा सूर्य ताप या सोलर इंसोलेशन पड़ रहा है। तो यहाँ पे पड़ रहा है तो यहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, यानी इक्वेटर के दक्षिण के तरफ यहाँ ओवरहेड 90 डिग्री होगा। उसी तरह से यहाँ देखिए कि ठीक इसका अपोजिट होगा, जैसे कि हम लोग जुलाई वगैरह में देखते हैं तो वो इस तरह से होगा।
ठीक इसका अपोजिट। तो अब ये देखिए यहां पे 21 मार्च को जब बीच में आएगा तो स्प्रिंग होता है। इसमें क्या होता है कि पूरे अर्थ पे आपका बराबर आपका सूरज आएगा। अब ये देखिए इस तरह, तो ये आपका, अब देखिए यही है कोण जो इक्वेटर पे 90 डिग्री आपका पड़ता है। अभी देखते हैं कि कैसे कैसे, देखिए उसी तरह से ये देखिए, अब आप देख सकते हैं यही आपतन कोण है, यानी सूरज से जो हमारी रे आती है। तो ये देखिए इक्वेटर पे आपका 90 डिग्री है, तो यहां सबसे ज्यादा है। फिर उससे थोड़ा सा कम गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 66.5 डिग्री, तो इसका मतलब कम हो गया तो कम टेम्परेचर। उसी तरह से जब जाएंगे यहाँ पे आपको आर्टिक सर्किल पे तो सिर्फ 23-23.5 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ सबसे ज्यादा आपको सोलर कम, सबसे कम सोलर रेडिएशन पड़ेगा। इसका मतलब है सबसे कम गर्म पड़ेगी। यही वजह है कि जो ध्रुव होता है, चाहे उत्तरी ध्रुव देखें या दक्षिणी ध्रुव देखें, तो वो आपका टोटल जो होता है क्या होता है, बर्फ से जमा हुआ होता है। और इक्वेटर पे चूंकि 90 डिग्री पड़ता है आपका, 90 डिग्री इसका आपतन कोण है, तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा गर्मी आपको इक्वेटर पे मिलेगा। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारी गर्मी कम होती जाएगी। जैसे जैसे इक्वेटर के नजदीक आएंगे उतनी ज्यादा गर्मी होगी। और अगर 0 डिग्री पे हम लोग आए तो वहां सबसे ज्यादा आपको सोलर रेडिएशन मिलेगा या सूर्य ताप मिलेगा। तो ये है। इसी से एक क्वेश्चन अक्सर आप लोगों को इस वीडियो से भी पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था और अभी भी बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको इंडिया के डिफरेंट सिटीज दे देते हैं, जैसे कि तिरुवनंतपुरम दे दिया, हैदराबाद दे दिया, बेंगलोर दे दिया, मुंबई दे दिया, इस तरह से। तो और आपको चंडीगढ़ दे दिया या दिल्ली दे दिया इस तरह से, और बोला कि इसमें सबसे लंबी दिन किस में होगा, सबसे लंबा दिन, सबसे बड़ा डे किस में होगा, तिरुवनंतपुरम में होगा या दिल्ली में होगा, या फिर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर है वहां होगा। तो इसी से आप उसका भी ये कर सकते हैं कि जब ये 22 मार्च का जो होता है समर इक्विनिक्स या ऑटमन, जो हम लोग का बसंत का मौसम आता है, तो उसमें लगभग आपका 90 डिग्री पे आता है। लेकिन हमारी पृथ्वी जो है जैसे कि रोटेशन करता है, तो रोटेशन करते हुए जब गर्मी का मौसम आता है तब सबसे बड़ा दिन जितना जितना हम लोग ध्रुव से उत्तर में, उत्तरी हेमिस्फीयर में जाएंगे उतना ज़्यादा होगा। तो वो यहाँ देख लीजिए इस तरह से। तो ये आपका हुआ सन्स का एंगल। तो अब आप देखिए कि नॉर्मल पोजीशन में जब मार्च के महीने में 22 मार्च और 23 मार्च को हम लोग देखते हैं कि दिन और रात लगभग बराबर होता है, यानी आपका 12 घंटे 12 घंटे 12 घंटे, यानी 24 घंटे में एक रोटेशन। तो इसका मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात ये होता है आपका। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे इसी में तो अक्षांश का। तो फिर हम लोगों को इसके बाद आएगा, अब देखेंगे कि जब हमारा गर्मी का मौसम या ठंडी का मौसम आता है तब वहां देखिए इस तरह। अब क्या हो गया कि सूरज इस तरह से था। अब यहां पे आने के बाद जब देखेंगे तो यहां पे आएंगे तो ये देखें, ये आपका इस तरह से आएगा। यहां पे समर सोलिसिटी यानी गर्मी का मौसम जब आ जाएगा 21 और 22 जून को, जब सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। इसका मतलब है कि उस वक्त सबसे छोटा दिन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध में। तो अब देखिए अब यहां क्या है कि यहां जब आप देखेंगे तो यहां सबसे ज्यादा, जैसे कि हम लोग जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हम लोगों का इंडिया से भी गुजरते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहां पे चूंकि इस तरह से झुका हुआ है और ये गर्मी का है, चूंकि पृथ्वी सूरज के सामने इस तरह से है, तो अब इस वाला पोजीशन पे रहेगा तो आपका 90 डिग्री का जो इंसोलेशन होगा, सोलर इंसोलेशन आएगा, और जो आपतन कोण इस पे बनेगा वो 90 डिग्री का किस पे बनेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ये देखिए इस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बनेगा। और इसका फिर देखेंगे समर में तो डिफरेंट आपका यहां दिखाई देगा।
अब देखिए इस तरह से यहाँ विंटर होगा, अब साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। और अब इसको इस तरह से देखिए, ये देखिए, ये सब 3 चीजें हैं ट्रॉपिक ऑफ। अब देखिए यहाँ तो सूरज की किरणें आ रही हैं इधर, तो यहाँ 43 डिग्री 66 डिग्री, जैसे जैसे आप यहाँ ऊपर जाएंगे उतनी आपको ज्यादा ठंड हो गया। उसके बाद आप देखें डे का देखें कितने कितने दिन का होगा, तो ये देख लीजिए। अब आप देखिए यही आपसे पूछा जाएगा, अभी एक्वेटर है, अब एक्वेटर के पास जो शहर होगा वहां आप देखिए 13 घंटा उससे आप जाएंगे तो कर्क रेखा पे होगा, तो 13 घंटा 27 मिनट। इसका मतलब ये हो गया कि भारत का जो भी शहर कर्क रेखा से नीचे है तो वहां अगर कोई भी बड़ा दिन होगा तो वो 13 घंटा 27 मिनट से बड़ा नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम उससे ऊपर जाएंगे तो ये बढ़ता शुरू हो जाएगा, यहां तक जाएंगे, यानी आप देखेंगे कि 66 डिग्री जो आर्टिक सर्किल है, तो आर्टिक सर्किल पर तकरीबन आपका 18 घंटा 29 मिनट का दिन हो जाएगा, मतलब एक दिन 20 घंटे का होगा। इसका मतलब है आप जितने एक्वेटर से ऊपर जाएंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो गर्मी के मौसम में वहां सबसे बड़ा दिन होगा। तो अगर इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछता है कि चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इसमें सबसे बड़ा दिन कौन से शहर का होगा, सबसे लंबा दिन कौन सा शहर का होगा नॉर्मल गर्मी में, तो ये होगा आपको दिल्ली का। इसलिए दिल्ली का होगा क्योंकि दिल्ली आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, उसका अक्षांश ऊपर है। तो इसीलिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो जब आपको दिमाग में होगा कि अच्छा ऐसे ऐसे अक्षांश पे, तो इसका मतलब ये शहर सबसे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, आप वहां समझेंगे। तो ये आपका आपतन कोण, तो हमारे कहने का ये था कि ये जिस तरह के आपतन कोण है, ये आपतन कोण जितना ज्यादा होगा गर्मी उतनी अधिक होगी, आपतन कोण जितना कम होगा उतनी गर्मी आपको कम मिलेगा, ठीक है, तो उतना कम मिलेगा। तो यही आमतौर पर आप देखते हैं कि जब ध्रुवों पे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो तापमान कमता जाता है, और इक्वेटर की तरफ आते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है। तो ये आपका हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं अक्षांश के बाद दूसरी चीज। तो अक्षांश में आप इस तरह से देखेंगे, तो अक्षांश के बाद तो ये वैश्विक तापमान वितरण है, ये देखिए अक्षांश के हिसाब से। अब ये देखिए इक्वेटर के पास जब आप जाएंगे तो आपको पूरा गर्म मिलेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको ठंडा होता जाएगा। यहाँ -30 अगर ध्रुव पे जाएंगे या इधर जाएंगे तो ये डिफरेंट एजेस में आपको साफ पता चलेगा। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि एकदम सीधा लाइन नहीं है। सीधा लाइन नहीं होने का मेन वजह है कि ये इसका टोपोग्राफिक स्ट्रक्चर, अब यहाँ पहाड़ है तो यहाँ टेम्परेचर आपका कुछ कम मिलेगा। उसी तरह से आगे हम लोग देखें तो ये गर्मी और इसका था। अब देखिए स्थल और सागर की विषमता, यानी जैसे कि मैंने बताया लैंड एंड सी कंट्रास्ट, यानी जो भूमि है वो तेजी से गर्म होता है और जो वाटर का जो फील्ड है वो आपको धीरे से गर्म होता है। तो स्थल, तो हम जानते हैं कि तापमान का वितरण में अधिक प्रभाव पड़ता है। दिन में पानी की तुलना में आप देखेंगे जो स्थल तेजी से गर्म हो जाता है, और इसी के कारण रात के समय इसकी तुलना में ये अधिक तेजी से ठंडा भी हो जाता है। इसीलिए दिन के दौरान जब हम लोग देखते हैं तो तापमान जमीन पर अपेक्षाकृत, जब काफी धूप निकला होता है तो आपको काफी गर्मी लगती है लैंड पे, और ठीक उसी जगह उसी लैटिट्यूड पे अगर कोई सागर है तो वहां आपको उतनी गर्मी नहीं लगती है। ठीक जब रात हो जाता है तो वहां तेजी से ठंडा होता है। तो ये हम देखेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो इसके 4-5 कारण हैं। कभी कभी इस तरह के कारण आपसे पूछे जाते हैं कि क्या कारण है कि जमीन तेजी से ठंडा होता है और पानी जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इसमें प्रमुख 4 कारण हैं। ये 4 कारण को हम लोग यहाँ जानते हैं। ये 4 कारण कौन कौन से हैं। तो एक तो है लेस एवोपरेशन, यानी वाष्पीकरण। चूंकि यहां जल की मात्रा उतनी नहीं रहती है लैंड पे, तो यहां इवोपरेशन कम होगा, यानी वो
वाष्पीकरण इसका कम होगा लैंड पे, और ये वाटर है, ये लैंड है। अब देखेंगे दूसरा हो जाएगा नो पेनिट्रेशन ऑफ रेडिएशन। अब हम लोग जानते हैं यहां से आएगा तो यहीं पे रुक जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। इसके अंदर आप यहां पे खोदेंगे तो यहां पे इसका सूरज का रोशनी नहीं जाएगा नीचे, ऊपर से रोक लिया गया। उसी तरह से इसका स्पेसिफिक हीट जो होता है वो काफी, विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो काफी कम होती है, यानी ऊष्मा रखने की क्षमता बहुत ही कम होती है। दूसरा है नो मिक्सिंग ऑफ वाटर। अब जमीन चूंकि लिक्विड नहीं है, वो वहां रहा तो वहीं से अगर मान लो ऊपर का परत गर्म हो गया और नीचे वो नहीं आएगा। लेकिन पानी की यह खासियत है, पानी की यह खासियत है कि यहां आपको ज्यादा इवोपरेशन होगा, काफी इवोपरेशन होगा। उसी के साथ पानी चूंकि ट्रांसपेरेंट है तो ये सोलर रेडिएशन नीचे तक आएगा, पेनिट्रेट करके नीचे तक आएगा, और नीचे तक आएगा यानी रेडिएशन डेप्थ तक पेनिट्रेट करेगा। और जब डेप्थ तक पेनिट्रेट करेगा तो यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल है गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो मिक्सिंग होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऊपर आएगा, तो इस तरह से मिक्स होना शुरू होगा। तो उसी तरह से अब वाटर जो है, वाटर का स्पेसिफिक हीट काफी हाई होता है इससे। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा जिसको कहते हैं, यानी ऊष्मा को रखने की क्षमता, तो वो आपको यहां क्या होता है, हाई होता है। और ये चार महत्वपूर्ण चीज है जिसके कारण लैंड जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, और पानी जो है धीरे से ठंडा होता है और धीरे से गर्म होता है। तो ये हम लोग देख लिया। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो ये था लैंड एंड सी कंट्रास्ट के बारे में। अब थर्ड वन जो हम लोग देखेंगे, तीसरा, वो है उच्चावाच और ऊंचाई। जैसे कि मैंने बताया कि जब डिफरेंट लेयर पे उच्चावाच है तो उससे भी आपका टेम्परेचर में डिफरेंसेस होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका कि जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाते हैं और वो लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड में भी है, फिर भी वहां आपको ठंडी लगता है। तो उच्चावाच और ऊंचाई, जैसे कि हम लोग जानते हैं नॉर्मल, हम लोग जानते हैं जो पहाड़ी एरिया है वो ठंडा होता है। तो पहाड़ी एरिया पे आप जाएंगे, पठारों में, तो मैदान जैसा उच्चावाच तो नहीं मिलेगा, मैदान में एकदम प्लेन है आपका। तो वहां जो है सो देखेंगे कि जो पवनों का प्रवाह है वो पर्वत को अवरोधी कर देता है। जैसे कि मान लिया ये इस तरह से देखें तो यहाँ ये डिफरेंट उच्चावाच, यहाँ कोई शहर है, ठीक, ये अक्षांश एक ही अक्षांश है यहाँ पे, और यहाँ पहाड़ नहीं है। यहाँ पे सेम एक शहर यहाँ है, सेम एक शहर यहाँ है, दोनों शहर है, सिटी 1 और सिटी 2 आप देख लेंगे। अब यहाँ से ध्रुव से आप देखेंगे कि पवनें चलती है, ठंडी पवनें, क्योंकि ध्रुव से काफी ठंडी पवनें चलती है। अब ये ठंडी पवनें यहाँ टकरा के यहीं पे रह जाती है, यहाँ टकरा के यहीं पे रह जाती है, क्योंकि इसको पार नहीं कर पाती है। इसका मतलब है कि ये उतना ठंडा नहीं हो पाता है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेकिन अब यहाँ पहाड़ नहीं है, और यहाँ से जो ध्रुव से हवा चली वो सीधा यहाँ तक चला आया, यहाँ तक चला आया। तो यहाँ तक चला आने के कारण क्या हो गया कि सेम अक्षांश पे दोनों शहर है, लेकिन इसका टेम्परेचर कम, इसका टेम्परेचर ज्यादा। तो जो हमारा टेम्परेचर का वितरण है वो आपको उच्चावाच पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और उसी तरह से ऊंचाई में तो हम लोग जानते ही हैं कि जैसे कि तापमान ऊपर जाएंगे तो कमेगा, तो जैसे कि मैंने बताया 1 किलोमीटर अगर आप ऊंचाई पे जाते हैं तो 6 डिग्री सेल्सियस कमता है। तो इसको इस तरह से आप फिगर है उस तरह से आप देख सकते हैं, ये फिगर में यहाँ पे आप अब ये देखा, तो देखिए ये एक अक्षांश है। अब यहां देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये इंडिया का कोलकाता है, ये आपका कोलकाता है, और ये गोंजाऊ सिटी चाइना का है, ठीक है। तो गोंजाऊ या कैंटन आप कह सकते हैं। अब देखिए दोनों में ये क्या है, ये आपका देखिए कर्क रेखा है, ये आपका कर्क रेखा है, ठीक है। ये कर्क रेखा है, ये आपका कोलकाता है,
ये आपका गोंजाऊ है। देखिए एक ही अक्षांश पे आपको नजर आएगा, एक ही अक्षांश पे है। एक ही अक्षांश का अर्थ यह हो गया कि दोनों को एक ही तरह गर्म होना चाहिए या एक ही तरह ठंडा होना चाहिए, यानी जितना टेम्परेचर कोलकाता का होना चाहिए उतना ही टेम्परेचर गोंजाऊ का भी होना चाहिए। क्योंकि अगर समुद्र की बात करें तो समुद्र तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी समुद्र है, फिर भी टेम्परेचर बराबर नहीं है। तो इसका मेन रीजन है हमारा हिमालय। ये हिमालय, अब ये जो उत्तरी ध्रुव से हवाएं आती है इसको हिमालय रोक लेता है, हिमालय रोक लेता है। अब आप इसे समझिए कि हमारा ये दिल्ली है और ये हम लोग का ये बिहार का रीजन, या इस तरह से आप देखें कानपुर, यूपी, ये सारा रीजन, अगर ये हमारा हिमालय नहीं होता तो आपके बिहार, यूपी में भी बर्फ होता, हिमपात होता, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से आता, क्योंकि आप लोग 23 डिग्री से ऊपर है। 23 डिग्री से ऊपर है, इसका मतलब ये हो गया कि आप ट्रॉपिकल रीजन से सब ट्रॉपिकल रीजन में, तो सब ट्रॉपिकल रीजन में है, तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ पर पड़ना चाहिए था। लेकिन ये हिमालय जो है हमारा, वो हिमालय आपको बहुत बचाता है और इसी वजह से यहाँ उतनी ठंडी नहीं पड़ती है जितनी, अगर ये हिमालय नहीं होता तो हो सकता है आप ये कोट की जगह बहुत बड़ा जैकेट पहन के आते आपके पास। तो ये अब ये देखिए कि यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर, तो दोनों, अब यहाँ बर्फ पड़ता है, यहाँ बर्फ नहीं पड़ता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उच्चावाच और ऊंचाई की वजह से, जो उच्चावाच है यानी कि इसका जो टोपोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो भी टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब हम लोग देखेंगे आगे। उसी तरह से महासागरीय धाराएं की बात अगर हम करते हैं तो महासागरीय धाराएं जो होती है नॉर्मल में देखेंगे तो महासागरीय धाराएं, जैसे कि मैंने बताया कि इसको हम लोग और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे ओशेनोग्राफी में। इसके बाद जैसे कि अभी क्लाइमेटोलॉजी है, इसके बाद ओशेनोग्राफी हमारा शुरू होगा, तो ओशेनोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो महासागरीय धाराएं हैं तो दो प्रकार की होती है, एक गर्म होती है, एक ठंडी जलधारा होती है। तो अब ये समझिए कि ये कोई क्षेत्र है, नॉर्मल अभी बताते हैं। ये इस तरह से आप देखें कि ये कोई एक अक्षांश, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये 20 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री नॉर्थ आप मान लीजिए, 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और ये एक जगह है जो आपको 40 डिग्री नॉर्थ है, उससे 10 डिग्री और ऊपर है। तो नॉर्मल हिसाब से, अक्षांश के हिसाब से यहां ज्यादा ठंडी पड़नी चाहिए, यहां ज्यादा ठंडी पड़नी चाहिए और यहां कम ठंडी पड़नी चाहिए अक्षांश के हिसाब से। लेकिन क्या है कि दोनों एक समुद्र के किनारे हैं, ये इस तरह से समुद्र के किनारे हैं। तो अब क्या होता है कि ये यहाँ पे कोई शहर है और यहाँ पे भी कोई शहर है। अब क्या होता है कि यहाँ से कोई गर्म जलधारा है, वो आपको यहाँ से गया। अब ये गर्म जलधारा इसके तट से होते हुए इधर चला गया, ये क्या था? गर्म जलधारा, गर्म जलधारा। अब ये गर्म जलधारा के साथ जो ये जाएगा तो ये तट को भी गर्म कर देगा, यहाँ आपको तट को गर्म कर देगा। तो जब गर्म कर देगा तो क्या होगा? यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब कोई ठंडी जलधारा है, अब ठंडी जलधारा क्या है कि वो ये समुद्र है ये, तो इधर से कोई ठंडी जलधारा इधर आ रही है, क्योंकि ये ध्रुव की तरफ से ठंडी जलधारा आ रही है, तो ये क्या किया? ये पूरा एरिया को ठंडा कर दिया। तो अब इसका टेम्परेचर कम और इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। हालांकि ये उल्टा हो गया, नॉर्मल तो होना ये चाहिए कि जिसका लैटिट्यूड ज्यादा है उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, जिसका लैटिट्यूड कम है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। तो उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि ये ओशन करंट की वजह से हुआ। तो इसका एक फिगर है वो आप देख लें, ये देखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका, देखेंगे तो ये आपका लंदन वगैरह जो है आप देखें, तो लंदन वगैरह इसलिए ठीक है क्योंकि ये यहाँ देखिए नीचे, अब यहाँ देखिए लंदन, नीदरलैंड, ये सारा जो है ये आर्टिक सर्किल है। अब ये आर्टिक सर्किल के पास है तो इसका तो होना चाहिए हमेशा बर्फ से ढका हुआ होना चाहिए, लेकिन ये जो गल्फ स्ट्रीम है, ये गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिप, यही गल्फ स्ट्रीम आगे जाके जाती है, इसके कारण क्या है? ये गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। तो ये गर्म जलधारा के कारण जो इंग्लैंड है या इसके आसपास का स्कॉटलैंड का एरिया है वो क्या होता है? उसका जो तट होता है उस पर बर्फ नहीं जमता है,
ठीक इसका उल्टा देखें, अब ये देखिए उससे ये तो लैटिट्यूड में ये ऊपर हो गया 66 डिग्री पे, और ये तो नीचे है, ये नीचे है आपका ये एरिया, ये ऊपर है ये नीचे, ये एरिया जो है लॉरेंसिया है, स्टेट है कनाडा का। अब यहाँ क्या है कि लेब्राडोर करंट आती है, ये ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर क्या है? ठंडी जलधारा है। अब ये ठंडी जलधारा जब ये आती है तो अब ये जो तट है इस पे बर्फ जमा हुआ आपको मिलेगा, काफी ठंडा मिलेगा। जबकि अक्षांश की दृष्टि से तो ये उच्च अक्षांश पे है, ये निम्न अक्षांश पे है। इसको ज्यादा गर्म होना चाहिए, इसको कम गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें होती है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसलिए टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को सीधे सीधे हम लोग अक्षांश से नहीं कर सकते। उसी तरह से पवन होता है, विंड। तो विंड का जो होता है आप जानते ही, तो विंड जो है हमारा गर्म हवा जहां जाएगी तो वहां गर्म एरिया हो जाएगा, और जहां ठंडी हवा बहेगी वहां ठंडी होगा। तो इसी तरह से विंड भी टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो मृदा की प्रकृति, मृदा की प्रकृति उसको कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो इसमें मिट्टी की रंग, उसकी संरचना। क्योंकि बालुई मिट्टी क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था उस वक्त कि जो बालुई मिट्टी है वो उसको सोलर रेडिएशन को जल्दी रेडिएट कर देगा। यानी जो सैंडी सॉइल होता है, बालुई मिट्टी, वो अपेक्षाकृत जो काली मिट्टी है उससे ज्यादा को आप देखेंगे अधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है। कौन? काली मिट्टी। यानी बालुई मिट्टी की अपेक्षा काली मिट्टी जो है वो ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करेगी। तो काली मिट्टी, इसका मतलब है कि जो ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित करेगा तो फिर क्या होगा? रेडिएट भी ज्यादा करेगा। तो जब रेडिएट करेगा तो टेम्परेचर आपका उसका बढ़ेगा। तो यही है होता है। इसीलिए जब देखते हैं कि रेतीले मिट्टी के मुकाबले में वैसे इलाकों में तापमान जो है भिन्नता अपेक्षाकृत कम मिलती है। तो तापमान का टेम्परेचर इस तरह से देखा कि ये रेगिस्तान है। अब यहाँ सोलर रेडिएशन आया, पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, तो दिन में तो काफी टेम्परेचर रहा, रात में आप देखें तो 0 हो गया। एवरेज करेंगे तो कम। लेकिन जहां काली मिट्टी है वहां जितना अवशोषित हुआ उतना देखेंगे रात में भी उस तरह से उतना मतलब वो रेडिएट कर देता है। तो यहाँ आपको एवरेज देखेंगे तो आपको गर्म मिलेगा, मतलब औसत टेम्परेचर काफी गर्म मिलेगा। तो ये आपका मृदा की प्राकृतिक या सॉइल का नेचर ऑफ द सॉइल, ये आपका एक एस्पेक्ट है। 7वां और 8वां और आखिरी है, देखेंगे तो भूमि का ढालान एवं अभिमुखता, स्लोप एंड एस्पेक्ट। तो स्लोप जो होता है, ढालान जो होता है, वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली ढालान जो होता है भूमि का, तो जैसे कि मैंने बताया जिधर सूरज का रोशनी पड़ेगा उधर ज्यादा गर्म, पीछे में कम गर्म। तो इस वजह से आप देखेंगे भूमि का ढालान। तो भूमि का ढाल और उसकी दिशा सूर्य के कोण को प्राप्ति को नियंत्रित करता है। और इसी तरह से देखते हैं जो सूर्य के सामने वाला ढालान होगा वहां गर्म ज्यादा होगा, सूर्य के पीछे वाला ढालान होगा तो वो आपको कम मिलेगा। इसी तरह से देखते हैं तो इसका आपको हम दिखाते हैं ये वाला। तो देखिए कि ये कोई पहाड़ है, ये पहाड़। अब ये सूर्य है, सन करे ऐसे पड़ रहा इस एरिया में, तो इसके पीछे में नहीं पड़ रहा है क्योंकि सूरज, इसको आप हिमालय मान लें, हिमालय हमारा हिमालय, ठीक है, ये हमारा हिमालय क्षेत्र है। और हम लोग जानते हैं जो हमारा सूरज है वो कहां तक आता है? 23.5 डिग्री तक। यानी अगर हम देखेंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ तक ही सूरज हेड ऑन होता है, यानी 90 डिग्री। इसका मतलब है उससे आगे सूरज आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि सूरज आपका यहीं पे, इधर नहीं आएगा, हेड ऑन नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है यहां से आपका सोलर रेडिएशन सिर्फ इसी पर इधर ही पड़ेगा, इधर सूरज की किरणें कभी नहीं पड़ेगी बैकग्राउंड, मतलब हेड ऑन नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ का जो होगा, जबकि हालांकि एक ही अक्षांश पे पहाड़ मान लेते हैं, तो यहाँ का एरिया गर्म होगा और यहाँ का एरिया काफी ठंडा होगा,
काफी ठंडा ठंडा होगा, यहाँ का एरिया, ये एरिया। तो यही वजह है कि हिमालय के उत्तरी स्लोप पे कोई गांव या आबादी नहीं है। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके इंटरव्यू में, जैसे कि मैंने बताया कि आप सिविल सर्विस जब एग्जाम देते हैं तो आपसे इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में ये पूछा जाता है क्या कारण है कि हिमालय के उत्तरी दिशा में, हिमालय के उत्तरी दिशा में कोई आबादी नहीं है बल्कि दक्षिणी दिशा में है। तो यही है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। चूंकि यहाँ यही कि यहाँ सोलर रेडिएशन डायरेक्ट आता है और यहाँ गर्मी इतनी होती है कि इंसान जिंदा रह सके, बल्कि इधर आपको होगा ही नहीं। चूंकि यहाँ तो नंबर 1 सूरज आपका क्या होता है, डायरेक्ट नहीं पड़ता है उसका किरण, नंबर 1। नंबर 2 उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी ठंडी हवा, जो बताया था कलकत्ता को बचाया या हम लोगों को बचाया है, वो भी यहीं आके टकरा के रुक जाता है। इसका मतलब है यही वजह है कि काफी पोल के बाद भी आपका हिमालय का जो क्षेत्र है वो काफी, हिमालय का जो क्षेत्र है वो काफी आप देखेंगे कि ठंडा रहता है उसके बैक में, उसके उत्तरी छोर में। तो ये वजह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब हम लोग ये देख लिए स्लोप एंड एस्पेक्ट्स की, और अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी जो टेम्परेचर है उसका वर्टिकल वितरण। जैसे कि मैंने बताया जो टेम्परेचर है जमीन पे क्या है, अगर 10 डिग्री है उससे 1 किलोमीटर हम लोग ऊपर जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 6 डिग्री कम जाएगा। तो इसी तरह से जब हम लोग ऊपर जाएंगे, सपोज कीजिए अगर कहीं एक्वेटर है वो 30 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे, ठीक है, तो जब 30 डिग्री है तो 6 पंचे 30, यानी 5 किलोमीटर जब ऊपर जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो अगर कोई पहाड़ एक्वेटर पे 6 किलोमीटर ऊंचा हो तो इसका मतलब उस पहाड़ पे भी बर्फ होगा। तो कभी आपसे पूछा जाए कि क्या एक्वेटर पे भी बर्फ पाए जाएंगे, तो आप बोलिएगा बिल्कुल पाए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ऊंचा होना होगा और तकरीबन 6 किलोमीटर के आसपास आप करेंगे तो आपको बर्फ मिल जाएगा। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी बर्फ पे पहाड़ पे बर्फ पाए जाते हैं, यानी आप देखेंगे तो जो एक्वेटर के पास है वहां भी आपको बर्फ पाए जाएंगे। और इसी अवलोकन से पता चलता है कि तापमान में वृद्धि के साथ साथ काफी नियमित कमी आती है। चूंकि अगर ऐसा नहीं होता कि ऊपर जाने पर ठंडी होता तो एक्वेटर पे बर्फ नहीं जमता, चूंकि एक्वेटर पे तो हमेशा आपको, तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि तापमान कि इसका एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण हम लोग देखें तो चिम्बोराजो या चिम्बोरोजी है, ये पहाड़ है, इसका नाम है चिम्बोराजो। चिम्बोराजो माउंटेन है, ये आपको इक्वेडोर के पास है। तो ये इक्वेडोर से अगर देखेंगे तो ये समुद्र से 6263 मीटर ऊंचा है। तो इसका मतलब है कि इस पे बर्फ जमता है, और जमता है, जमेगा तो जमता है। और इसको देखेंगे तो ये आपको समुद्र की तल की ऊंचाई की दृष्टि से तो देखेंगे तो सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, किंतु भूमध्य रेखा के पास होने से ये पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूरस्थ बिंदु पे स्थित पहाड़ आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आपसे ये पूछा जाता है, जैसे कि सपोज कीजिए आपको मैं इस पे बताता हूँ, नोट्स पे आपको बताता हूँ। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूरस्थ बिंदु पृथ्वी पे कहाँ स्थित है या कौन सा स्थान है, तो नॉर्मल है, हम लोग देखते हैं कि सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। तो इसका मतलब हमारा अर्थ है इस तरह से,
हमारा अर्थ। तो हमारा माउंट एवरेस्ट कहाँ है? यहाँ पे है, 28 डिग्री के आसपास होगा यहाँ पे। और पृथ्वी का केंद्र ये है। तो चूंकि ये 8848.86 मीटर ऊंचा है, तो ये केंद्र से तो सबसे ज्यादा दूर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सिंपल आपका अगर आएगा दिमाग में माउंट एवरेस्ट जवाब दे देंगे तो ये गलत जवाब हो जाएगा। तो फिर सही क्या है? सही जवाब है चिम्बोराजो। क्योंकि आप इक्वेटर पे देखें तो पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल नहीं है, वो थोड़ा सा अंडाकार जीवाएड जिसको बोलते हैं। यानी आप इस तरह से समझिए कि पृथ्वी इस तरह से, पृथ्वी इस तरह से। इसका मतलब ये हो गया कि इक्वेटर पे थोड़ा सा और यहां तक के पोल पे थोड़ा सा। तो जो केंद्र है ये है, तो अगर यहां कोई होगा तो यहां उससे कम होगा, यहां ज्यादा हो जाएगा, इक्वेटर केंद्र से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब चूंकि ये बल्ज टाइप का हल्का सा इक्वेटर पे, तो ये जो है चिम्बोराजो ये इक्वेटर पे है, ठीक इक्वेटर के पास ही है ये। तो यहां से हम देखेंगे ये पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर। तो पृथ्वी के, आपसे अगर पूछे तो पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूरस्थ सबसे बिंदु जो है वो है माउंट चिम्बोराजो। ये इक्वेटर के पास है, तो यहां आपको बर्फ मिलेगा। तो ये आपका सबसे, तो कई मायने में है कि हमेशा माउंट एवरेस्ट टॉप नहीं रहता है, कोई मायने में चिम्बोराजो है, तो कोई मायने में कोई और दूसरे पहाड़ भी हैं। तो चलिए इस पे हम लोग ओशिनोग्राफी में भी एक बार और बताएंगे कि और कौन सा है जो माउंट एवरेस्ट से उसका रैंक छीन रहा है। नंबर पहला तो आपका आ गया कि छीना कौन? चिम्बोराजो। अब ये देखिए यहाँ पे आप देखें तो ये है चिम्बोराजो माउंट, ये आपको इक्वेटर पे है, और इक्वेटर पे होने के बावजूद देखिए कि इसके ऊपर बर्फ जमा हुआ आपको मिलेगा। तो ये बर्फ वाला पहाड़ इक्वेटर पे आपको मिलेगा। तो ये आपका था ऊर्ध्वाधर। अब देखते हैं एक और चीज है जो अक्सर आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है, जिसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्सन या तापमान विलोमता या तापमान व्युत्क्रम क्रम कहते हैं इसको। तो तापमान विलोमता के नाम से भी इसको कहते हैं, तापमान व्युत्क्रमण भी कहते हैं, और टेम्परेचर इन्वर्सन भी इसको कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर इन्वर्सन आखिर होता क्या है। तो होता क्या है कि ऐसी स्थिति तब होती है कि जब एकदम आपको साफ मौसम होता है, लेकिन उस साफ मौसम के दौरान क्या हो जाता है, इस तरह से आप देखें, आपको बताता हूँ। ये तापमान की अगर हम बात करें तो देखिए, तापमान विलोमता के बारे में बात करें तो नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल में आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर कमता जाएगा। तो जब नॉर्मल कंडीशन होता है कि आसमान एकदम साफ इस तरह से रहता है तो नॉर्मल कंडीशन होता है। लेकिन दूसरा टेम्परेचर इन्वर्सन के कंडीशन में क्या हो जाता है कि कभी कभी ये एरिया जो है, जो लैंड का ये एरिया है, यहाँ पे कोई घर है या कोई चीज़ है, तो ये एरिया काफ़ी एकदम क्लीन रहता है, मतलब साफ आपको मिलेगा, एकदम पहाड़ी एरिया में इस तरह से आपको मिलेगा। तो यहाँ क्या होता है कि रेडिएशन जो होता है, सोलर रेडिएशन जो आता है, वो तुरंत रिफ्लेक्ट करके, या आप देखें कि तुरंत वो तीव्रता से यहाँ पर चला जाता है इस लेवल पे। और इस लेवल में क्या होता है कि छोटे छोटे एरोसोल्स या कोई चीज़, अगर इस तरह का आपको अगर प्रदूषण की वजह से शहर में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन पहाड़ी एरिया में अक्सर मिलता है। तो ये आपको एरोसोल्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ से जो रेडिएशन जाता है वो यहाँ जमा हो जाता है, यहाँ जमा हो जाता है। तो अब क्या होता है कि अब यहाँ ठंडा है, यहाँ गर्म है, लेकिन इसके ऊपर ये जो इन्वर्सन लेयर है, इन्वर्सन लेयर है,
इस इन्वर्सन लेयर या व्युत्क्रमण लेयर है उससे ऊपर जाएंगे तो फिर नॉर्मल सिचुएशन ही होगा। इससे ऊपर जैसे जाएंगे ऊपर तो टेम्परेचर आपको ठंडा होता जाएगा, लेकिन इन्वर्सन लेयर तक जैसे आप ऊपर जाएंगे तो नीचे ठंडा और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो गर्म होगा इस लेयर तक। तो इस प्रकार से जो टेम्परेचर का उल्टापन होता है या व्युत्क्रमण होता है इसी को कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्सन। तो इसको हम फिगर में आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये इस तरह से होता है। ये देखिए कि नॉर्मल कंडीशन में कोल्ड एयर है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखिए कोल्ड एयर है और यहाँ भी कोल्ड एयर है। टेम्परेचर इन्वर्सन होगा तब भी वहाँ कोल्ड ही एयर होगा, लेकिन यहाँ पे एक वार्म लेयर या इन्वर्सन लेयर आ जाता है। या तो ये स्मॉग हो सकता है या छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं या कुछ फॉग टाइप का पहाड़ी एरिया में आपको मिलता है वो मिलेगा। और घाटी से नीचे कोई बिल्डिंग्स वगैरह है तो यहाँ पे आपको कूलर एयर मिलेगा और यहाँ वार्म एयर मिलेगा। यानी जब नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो अपेक्षाकृत हमें गर्मी महसूस होगी पहाड़ी एरिया में या कुछ वैसे अर्बन एरिया में जहाँ इस तरह का स्मॉग वगैरह होता है। तो ये सारी स्मॉग वगैरह हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए अब ये हो गया टेम्परेचर इन्वर्सन। तो ये हो गया लगभग जो हम लोगों ने यहां ये किया था। तो हम लोगों ने यहां ये किया था। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो है वायुमंडलीय परिसंचरण। तो ये हमारा था, तीन चीज मैंने बताया था कि हम लोग को पढ़ना था, सोलर रेडिएशन, हीट बजट और टेम्परेचर। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से टेम्परेचर का बंटवारा हुआ, किस तरह से हीट बजट था, हमने हीट बजट पढ़ा, और सोलर रेडिएशन किस तरह से आया, हमने देखा आपतन कोण क्या होता है, किस तरह से वो जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ठंडी होता है और गर्मी होता है। उसी तरह से हमने ये भी देखा कि किस तरह से कौन सा एरिया में दिन बड़ा होगा। तो और अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो तुरंत आप मैप देख लेंगे वर्ल्ड इंडिया का। अगर इंडिया में बोलेगा कौन से शहर में सबसे बड़ा दिन होगा, तो जो शहर इक्वेटर से जितना दूर होगा उसका दिन उतना बड़ा होगा, और जो शहर इक्वेटर से जितना नजदीक होगा, अगर कोई इक्वेटर के पास है तो उसमें 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रहता हमेशा। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखें। तो अब हम लोग देखेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण यानी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो खास करके एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन काफी महत्वपूर्ण है और इसको आपको अक्सर कई एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसी से आपको जितना हमारा वेदर सिस्टम है, आगे इसी का हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा वेदर सिस्टम है वो इसी से होता है। तो अब हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक वाटर सर्कुलेशन या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो ये देखिए, तो वायुमंडल का वो जैसे बुनियादी तत्व जिसे हम कहते हैं कि मौसम और जलवायु के तत्व भी कहा जाता है, जो हम लोगों का देखते हैं किस तरह से जलवायु परिवर्तन होता है या किस तरह से आप देखते हैं कि चेंजेस आते रहते हैं। तो उसी में अगर हम लोग देखेंगे तो 5 बुनियादी तत्व हमारे वायुमंडल का जो फंडामेंटल चीज है वो 5 बुनियादी तत्व है, और यही तत्व आपको मौसम में भी है और वेदर में भी आपको आएगा, यानी जलवायु और क्लाइमेट और वेदर में। वो है आपका सौर ऊर्जा जो हम जिक्र कर चुके हैं, सोलर रेडिएशन या सोलर एनर्जी आप देख लें, टेम्परेचर इसका भी हम लोगों ने जिक्र किया है, तापमान, ठीक है। तो सौर ऊर्जा, तापमान का हम लोगों ने जिक्र किया, जो 5 तत्व है प्रमुख। अब हम लोग देखेंगे दाब यानी प्रेशर, उसके बाद देखेंगे पवन, विंड और वर्षा। ये 3 चीज काफी महत्वपूर्ण है जो आपको फिजिकल ज्योग्राफी के लिए काफी जरूरी होता है। तो इसमें पहला चीज यहां तक हमने पढ़ चुके हम लोग, ऊर्जा, तापमान, और अब दाब पे देखेंगे जिसको प्रेशर कहा जाता है। प्रेशर, तो ये प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय प्रेशर क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि जो हमारा मौसम है उसमें ये जो वायुमंडलीय प्रेशर है काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो औसत देखेंगे
कि औसत वायुमंडल की, जैसे मतलब देखेंगे समुद्र तल, कोई भी चीज, जैसे कि अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें या कोई भी चीज की बात करें, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा नॉर्मल जो होता है वो एवरेज निकालते हैं सी लेवल से। तो सी लेवल से लेके ऊपर में हम वायुमंडल तक 600 किलोमीटर तक की बात हम लोग करते हैं, तो वो देखेंगे कि समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक 1 इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब किसको कहा जाता है, तो वो इसको इस तरह से आप समझें, आपको मैं बताता हूं कि इस तरह से आप समझें वायुमंडलीय दाब। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा वायुमंडल का सीमा है 600 किलोमीटर मान लेते हैं। तो इसमें कोई एक इकाई हम लोग लेते हैं यहां पे, ठीक है, और ये क्या है, सी लेवल, सी लेवल या समुद्र स्तर जो होता है, समुद्र का तल जो होता है उसके समुद्र स्तर से आप इसको लेते हैं। अब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि ये जो वायुमंडल है आपका वो क्या है, ग्रेविटी से बंधा हुआ है। इसका मतलब पृथ्वी के सरफेस के पास ज्यादा ग्रेविटी, तो यहां आपको ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरह से। अब यहां से यहां तक ये मॉलिक्यूल्स का जो दाब होता है, वही दाब को, ये पूरा 1 इकाई दाब को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। अब इसको इस तरह से देखें तो इसमें हम लोग देखेंगे, अभी इसको इस तरह से हम लोग समझें। ये देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी में जैसा कि मैंने बताया कि ये एटमॉस्फेयर है, या 600 किलोमीटर तक चारों तरफ से घिरा हुआ है। और आप यहां का एक कॉलम ले लें, एक यूनिट ले लें वायुमंडलीय दाब में, यहां का एक यूनिट ले लें। तो चलिए यहां का एक यूनिट हम लोगों ने ले लिया यहां पे, तो ये इस तरह से होगा। यहां से अगर काटे, इसको अगर इलार्ज करके देखेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स यहां मौजूद है वो आपको घना होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वो कम घना होता जाएगा। तो इस तरह से आपका मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसमें देखें तो नॉर्मल देखें, वायुमंडलीय दाब को वायुमंडलीय, तो ये जो था 1 इकाई वो वायुमंडल से होता है। अब इसको, ये वायुमंडलीय दाब जो है, इसको वायुमंडलीय दाब मापी से यूज किया जाता है, खास करके उसको बैरोमीटर कहते हैं, उस यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। और इसमें बैरोमीटर का आजकल के जो नॉर्मल है तो उसमें आपको फोन्टिंग एंड एनेरॉइड बैरोमीटर का यूज किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं इसी में। तो वायुमंडलीय दबाव को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के रूप में मापा जाता है, यानी कितना बल पड़ा। तो इसका संक्षेप में जब हम लोग देते हैं तो बल, अब मान लिया जितना है तो एमबी का यूज करते हैं, यानी मिली बार का। तो इसका हम लोग प्रति वर्ग प्रति ग्राम के लगभग मिली बार में यूज करते हैं। तो इसी को आगे हम लोग देखें। तो ये आपको मिली बार के रूप में यूज हम लोग करते हैं। तो एवरेज जो होता है नॉर्मल, हम देखें हमारे पृथ्वी का देखेंगे तो पृथ्वी का जो वायु दाब होता है 1000 मिली बार जो होता है आपको समुद्र तल के पार, यहां पे आप देख लें इस तरह। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो फिगर था, तो मॉलिक्यूल्स का कंसेंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा है, तो सरफेस पे आपको दबाव ज्यादा होगा और धीरे धीरे ऊपर में एकदम कम आपको मिलेगा। तो ये आप देखेंगे तो ये आपको वायु दाब जो है समुद्र तल या समुद्र के सी लेवल पे आपको कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा, यानी 1000 मिली बार वायु दाब होगा। अगर इसको पर ये जो होगा 1000 मिली बार, यानी इसको हम लोग 1000 मिली बार एमबी इस तरह से यूज किया जाता है। ये जो होता है वो तकरीबन 1 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। यानी क्या होता है मिली बार, 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1.053। और वायु दाब का अंतरराष्ट्रीय मानक जो है SI मात्रक पास्कल है, लेकिन यूज वैज्ञानिक लोग नॉर्मल का करते हैं मिली बार में। तो नॉर्मल जो हमारे पृथ्वी का सरफेस है जिस पे हम लोग रहते हैं, तो वो उसका जो दाब होता है वो तकरीबन 950 से लेके 1050 मिली बार के बीच होता है। लगभग इसी के बीच में आपको वेरी करता रहता है वायु दाब।
अब हम लोग देखेंगे कि ये वायु दाब किस तरह से वेरी करता है। तो ये फिगर भी आप देख लें, यहाँ पे ये फिगर देख लें। तो ये नॉर्मल है जैसा कि मैंने बताया था। ये देखिए ये 1000 है, फिर उसके बाद 900 है, 700 है, 100 है, ये दबाव है मिलीबार का। तो जब हम सी लेवल से चलेंगे, यहाँ पे सी लेवल के पास से, तो यहाँ से आप जैसे जैसे ऊंचाई होगा वैसे वैसे आप माउंट एवरेस्ट पे देखिए, तो माउंट एवरेस्ट पे क्या है 300 मिलीबार। तो यहाँ आपका गैस का कंसेंट्रेशन काफ़ी कम है। यही वजह है कि जो ऊंचाई पे आप जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। खास करके जब पर्वतारोहण के लिए माउंट एवरेस्ट पे जाता है तो लोगों को ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा है। अब जैसे इसके लेवल पे जाएंगे 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, जहाँ जो हमारा 90% एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर का आप सीमा आप देख लें, तो ट्रोपोस्फेयर के सीमा पे यहाँ पर सिर्फ 100 मिलीबार होगा। तो ये आपका लगभग आप देखेंगे तो ये आपका इस तरह से दाब का वितरण इस तरह से किया गया है। अब हम देखेंगे कि ये जो वायु दाब है ये किस तरह से हमारे वायुमंडल में काम करता है और किस तरह से महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अभी तो हमने देखा सोलर रेडिएशन के बारे में, अभी हमने देखा टेम्परेचर के बारे में। तो सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर और फिर हम देखेंगे प्रेशर के बारे में। तो ये जो होता है इसमें आप देखेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण इसी से तत्व होता है। तो ये वायु दाब और ये वायुमंडलीय परिसंचरण जो है इसमें 3 प्रमुख तत्व शामिल है। तो उन प्रमुख तत्वों को हम लोग देखते हैं और एक एक तरीके से देखेंगे किस तरह से हमारे जो वेदर सिस्टम है, जो हमारा मौसम है, इसको ये प्रभावित करती है। तो इसमें देखिए वायु दाब जो है सो इसमें सम्मिलित है वायु दाब वायुमंडल का परिसंचरण में। तो अब ये वायु जो है, जो हमने देखा किस तरह से दाब था, अब इसका संचालन कैसे होता है, संचारित कैसे होता है हमारी पृथ्वी पे, पूरे पृथ्वी पे किस तरह से संचारित होता है। तो इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन या वायुमंडलीय परिसंचरण। तो इसके कारकों में हम देखेंगे तो 3 प्रमुख कारक हैं, जिसमें है प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, वायु दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, वायु दाब प्रवणता बल। इसका मतलब यह हो गया कि वायु दाब प्रवणता बल कि कहीं अगर हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो जिस तरह से हमने देखा था टेम्परेचर में आप लोगों को बताया था कि जहां ज्यादा टेम्परेचर है और जहां कम टेम्परेचर है तो क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट प्रभावित होगा, जाएगा, फैलेगा। उसी तरह से यहां हम लोग देखेंगे तो जो हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, यानी हाई प्रेशर जो होगा वहां से लो प्रेशर की तरफ आपका ये जाएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग देखेंगे दूसरा जो है वो है कोरियोलिस फोर्स। ये भी हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे प्रेशर ग्रेडियंट के बाद कोरियोलिस फोर्स का। तो कोरियोलिस फोर्स क्या है कि जो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो उसके द्वारा जो वायु का विक्षेपण होता है, यानी वायु एक दूसरे जगह से माने विक्षेपित हो जाता है, यानी सही डायरेक्शन में नहीं जा पाता है, तो ये बल जो होता है वो कोरियोलिस बल होता है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे रोसबी वेव्स। ये रोसबी वेव्स जो देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में तीव्र गति से चलने वाली वायु है। अब इसी रोसबी वेव्स के अंदर आपको जेट स्ट्रीम भी मिलता है, जिसको कहते हैं जेट धाराएं या जेट स्ट्रीम। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर ग्रेडियंट, कोरियोलिस फोर्स, रोसबी वेव्स एंड जेट स्ट्रीम के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। तो वायु दाब प्रवणता बल की बात करते हैं, यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की बात। तो वायु दाब प्रवणता पृथ्वी की सतह पर 2 स्थानों के बीच वायु दाब के अंतर को कहा जाता है, ठीक है। तो उच्च वायु दाब क्षेत्रों में हवा के कम वायु दाब क्षेत्र की ओर बहती है, यह ऊपर की ओर उठती है और वायु दाब प्रवणता बल कहलाता है। तो ये देखेंगे वायु दाब प्रवणता बल विषुवतीय क्षेत्रों से जो है वो क्या करता है, ध्रुवों की ओर ऊष्मा का संचालन करने में प्रमुख योगदान करता है। तो ये है आपका वायु दाब प्रवणता बल। इसको इस तरह से समझिए, नोट्स पे मैं बताता हूं आपको।
ये दो क्षेत्र है, क्षेत्र ए और ये क्या है, क्षेत्र बी। यहां का प्रेशर है 900 मिलीबार, ठीक है, यानी आपका हाई प्रेशर। यहां का है 700 मिलीबार एमबी। ये क्या है, लो प्रेशर है। तो वायु जो होगा यहां पे प्रेशर के कारण यहां से इधर की ओर चलेगा, इधर की ओर चलेगा। तो ये वायु जब इधर की ओर चलेगा तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, या इसी को हम लोग कहते हैं वायु दाब प्रवणता बल। इसी के कारण हवा चलती है। तो जो हवा जो चलती है तो ये क्या होता है, क्योंकि हवा यहां भी है, हर जगह हवा मौजूद है, तो ये पवन कहलाता है, ये विंड। तो बेसिकली ये विंड जो होता है ये दोनों प्रेशर के डिफरेंट की वजह से ही चलता है। तो इसीलिए इसको प्रेशर ग्रेडियंट कहा जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में। तो नॉर्मल तरीका ये होता है कि अगर हम इसको देखें तो इसके कारण ही, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण ही जो हमारा वायु है और जो हमारा अर्थ है वो एक लाइव प्लेनेट के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि इसी से पूरे ग्लोबल लेवल पे सर्कुलेशन सिस्टम होता है। और जिस तरह से हमारे बॉडी का रक्त है, हम लोग जानते हैं पैर से लेकर सर तक रक्त का संचरण होता है, उसी तरह से हमारे पृथ्वी में भी नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक, इक्वेटर तक, ये सारा एक सर्कुलेशन सिस्टम होता है। इस सर्कुलेशन सिस्टम को 3 सेल में बांटा गया है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये जो वायुमंडल, ये परिसंचरण है, ये 3 सेल कौन कौन से हैं। तो इसमें है आपका नंबर 1 पे हेडली सेल। हेडली सेल ये बेसिकली भूमध्य रेखा में 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में आपको मिलेगा। उसी तरह से दूसरा जो होगा ध्रुवीय सेल, यानी ये उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक सर्किल के बीच, यानी 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में होगा, वो होगा ध्रुवीय सेल। और इसी तरह से एक है आपका फेरल सेल। इसी के बाद हम लोग देखेंगे तीसरा सेल जो है 3 सेल में चलता है। तो तीसरा है आपका फेरल सेल, और फेरल सेल जो है वो आपको 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साथ में आप जाएंगे तो ऊपर तक आपको ये मिलेगा। तो ये फेरल सेल कहलाता है और इन तीनों से इसका सर्कुलेशन होता है। आप देखें तो इस तरह से, तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेल है। अब इसको इस तरह से हम लोग देखें तो चलिए इसको इस तरह से यहाँ पे देख लें। तो इसको हम यहाँ दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो है इक्वेटर, ये इक्वेटर, ठीक है। तो ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, और ये है आपका 60 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या है आपका 90 डिग्री। तो ये जो सेल है, ये सेल कहलाता है हेडली सेल। हेडली सेल ये जो है आपका, ये वाला, ये इस तरह से सर्कुलेट करता रहता है, तो ये कहलाता है पोलर सेल या पोलर सेल। और ये जो है बीच में, यहां से यहां पे आता है, फिर इस तरह से जाता है, तो ये कहलाता है फेरल सेल। फेरल सेल।
और इस तरह से इसको आप इस तरह से आपको हम इस पे बता देते हैं तो बहुत ही इजी आपको लगे कैसा है, आपको दिखाते हैं। ये हमारा अर्थ है, जीरो डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक इसी तरह से साउथ में भी हम जाएंगे, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ और ये 90 डिग्री, अब आपको जो हेडली सेल होगा वो इस तरह से होगा, यहां से उसी तरह से यहां आपको 60 से लेके 90 तक जो होगा वो आपको पोलर सेल यहां से होगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, यानी पोल पे से पूरा 90 डिग्री पे इस तरह से आएगा। यानी आप देखेंगे तो ये 90 टू 60 के बीच में इस तरह से आपका पोलर सेल होगा। फिर इसी तरह से यहाँ से जो इस बीच में जो होगा वो फेरल सेल होगा, यहाँ पोलर सेल तो ये हो गया तो फेरल सेल, और फिर उसी तरह से यहाँ भी फेरल सेल इस तरह से, और फिर फाइनली यहाँ पे आपका पोलर सेल इस तरह से। तो ये आपका हो जाएगा हेडली सेल, ये हो जाएगा फेरल सेल, और ये हो जाएगा आपका पोलर सेल। तो नॉर्मल क्या होता है कि जब हम लोग हेडली सेल को देखते हैं इस तरह से, तो नीचे से गर्म हवाएं ऊपर उठती है और यहाँ आपको लो प्रेशर बेल्ट होता है, तो इधर से हवाएं आती है इधर से आती है और इस पर से कंजर्व करके ऊपर चली जाती है, जैसे यहाँ से ऊपर, यहाँ से आया और यहाँ से, ये 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री में क्या होगा, आपको हाई प्रेशर बेल्ट होता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर बेल्ट, और ये आपका लो प्रेशर बेल्ट होता है, ये लो प्रेशर बेल्ट होता है। तो लो से हाई की तरफ आता है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे इसका एक सर्कुलेशन सिस्टम आपका बना होता है। तो इसको यहाँ पे आप देखिए इस तरह से, आगे हम दिखाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया फेरल सेल, तो फेरल सेल जो है आप देखेंगे इसके बाद में, तो ये वास्तव में कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि हेडली सेल, पोलर सेल, फेरल सेल में वास्तविक सेल कौन नहीं है, तो ये आपका फेरल सेल होगा। उसका ये कारण है कि नॉर्मल जब इस तीनों का सर्कुलेशन होता है तो इस तरह से आप समझें, आपको सिंपल भाषा में ये देखिए, ये 0 डिग्री है इक्वेटर पे, ये 30 नॉर्थ है, ये 60 है नॉर्थ, और ये 90 नॉर्थ। ये एक जगह ये, फिर इसी तरह से हम लोग इधर आएंगे तो 30 साउथ, 60 साउथ, फिर आगे आएंगे तो 90 साउथ।
अब क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है, तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ से हवाएं यहाँ आएंगी और यहाँ आएंगी जब, तो ये ऊपर उठ जाएगी इस तरह से कंजर्व होकर, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। फिर ये हो गया हेडली सेल एक वाला। फिर इसी तरह से यहाँ से जो आएगी 30 डिग्री वाला नॉर्थ वाला, ये भी ऐसे आएगा, ये भी ऐसे उठेगा, ये भी ऐसे उठेगा, ये भी ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा, और फिर ये ऐसे। तो ये भी हेडली सेल है। अब हेडली सेल जब आप देखेंगे इस तरह से, तो आपको सबसे बड़ा सेल जो है वो हेडली सेल होगा। अब पोलर सेल में क्या होता है कि 30 से 90 डिग्री में इस तरह से होता है, ऐसे आया, यहाँ से आया, इस तरह से पोलर सेल में आपका होता है। तो यहाँ पे लो प्रेशर वाला होता है, तो इस तरह से आपका पोलर सेल। लेकिन फेरल सेल क्या होता है, ये क्या है कि इसका अपना ही सर्कुलेशन है, इसका भी आप देखें तो अपना ही सर्कुलेशन है, यहाँ से आया, 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 मतलब अब इसको इस तरह से देख लें, अगर हम देखें तो ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो ये हेडली सेल का अपना सर्कुलेशन, ये कहीं दूसरा से नहीं ले रहा है, यहाँ 30 और 90 के बीच में ये अपना ही कर रहा है। तो ये सेल क्या होगा, गर्म होगा, आपका गर्म होगा सेल, और ये सेल ठंडा होगा, ठंडा होगा। अब इस ठंडा और इसके बीच में ये जो फेरल सेल होता है वो ऐसे चलता है, ऐसे आया, यहां से तो गर्म हुआ, लेकिन इसका ठंडी ले लेता है, ये इस तरह का ठंडी ले लेता है, इस तरह से। तो इसीलिए इसको ट्रू सेल नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे कोई इस तरह से नहीं होता है कि सीधा इस तरह से प्रेशर आया, वो इसका लेके इसके बीच में देता है और यहाँ से यहाँ का बस सिर्फ ट्रांसफर करने का काम करता है। यानी वो पोलर सेल आप देखेंगे यहाँ, तो पोलर सेल और हेडली सेल, यानी हेडली सेल से पोलर सेल की ओर विंड ले जाता है, और पोलर हेडली सेल से पोलर, और पोलर से फिर हेडली की तरफ। तो ये जो विंड लेता है, इसीलिए इसको फेरल सेल को रियल सेल नहीं कहा जाता। सबसे छोटा सेल आपका जो होगा वो ध्रुवीय सेल होगा, और सबसे बड़ा सेल आपका हेडली सेल होगा। अब ये हेडली सेल जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, क्योंकि हेडली सेल जो है वो नॉर्मल आप देखेंगे तो हेडली सेल आपका जो है वो धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कमजोर होता जा रहा है। क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो हेडली सेल कमजोर होगा, और हेडली सेल कमजोर होगा तो हम लोग जानते हैं ये 30 के बीच में ही हम लोग रहते हैं। तो हम लोग रहते हैं मतलब मानसूनी प्रदेश में रहते हैं, ये क्लाइमेट एरिया आपको बताएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके कारण मानसून भी प्रभावित हो रहा है। तो इसीलिए पहले जो हम लोग सिंपल समझते थे कि मानसून सी और लैंड वाला है, वैसे सिस्टम नहीं है। ये मानसून काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और काफ़ी वैज्ञानिकों के बीच ये आप देखेंगे तो नॉर्मल देखेंगे कि काफ़ी ये बहस का मुद्दा है। तो ये था हमारा जो सर्कुलेशन है उसका डिफरेंट सेल जो मैंने बताया, हेडली सेल, पोलर सेल, फेरल सेल। तो पोलर सेल और हेडली सेल जो है वो रियल सेल है, और फेरल सेल जो है वो आपका रियल सेल नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो दूसरा इसके बाद बताया हमने कि एक तो जो मैंने बताया कि वायुमंडलीय सर्कुलेशन जो डिफरेंट सेल्स में वो सर्कुलेट होता है, और दूसरा है कि उसको प्रभावित करने वाला, विक्षेपित करने वाला जो बल होता है वो कोरियोलिस बल होता है, जो हमारी पृथ्वी चारों तरफ घूमती है, और जो घूमती है तो वो कौन सा बल होता है, वो कोरियोलिस बल के कारण, वो पृथ्वी के घूमने के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको हम लोग कोरियोलिस कहते हैं। इसका सुझाव सबसे पहले, चूंकि कोरियोलिस साहब के नाम पे रखा गया, और कोरियोलिस ने, इसका नाम था जीजी कोरियोलिस, जीजीडी कोरियोलिस, इन्होंने 1835 में दिया था। उनका कहना था, और इनके साथ एक और थे 1855 में विलियम फेरल साहब, जिसके नाम पे फेरल सेल जो मैंने आपको बताया, इन्होंने इसको विकसित किया। तो इसका कहना था कि देखिए पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर करता है, किंतु वायुमंडल क्या है, वायुमंडल नहीं घूमता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको इस तरह से समझें, मैं आपको दिखाता हूं कि पृथ्वी क्या करता है, आपको पृथ्वी घूमता है, लेकिन अगर पृथ्वी ये रोटेट कर रहा हो, ठीक है,
रोटेट कर रहा हो, लेकिन इसके ऊपर अगर बादल है तो वो तो वहीं खड़ा होगा, वो क्यों इसके साथ रोटेट करेगा, नहीं करेगा। तो ये घूमता है लेकिन उसके ऊपर जो वायुमंडल है वो नहीं घूमता है। तो इसी वजह से उनका कहना था कि जब ये हवाएं जो होती है जब ऊपर जाती है तो वो पृथ्वी के रोटेशन से उसका कोई लेना देना नहीं होता, जिसके कारण वो आगे विक्षेपित हो जाती है, और यही इनका कहना था। तो ये हवाओं को अव्यवस्थित करता है। अब चूंकि जो नीचे वाला हवा है, चूंकि ग्रेविटी है तो ग्रेविटी उसके साथ करा तो नीचे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो बहुत ज़्यादा विक्षेपित हो जाएगा। तो इसीलिए वो सीधे उच्च निम्न दाब तक नहीं आते हैं बल्कि तिरछा होकर आते हैं, और यह कोरियोलिस बल कहलाता है। और कोरियोलिस बल अगर देखेंगे तो विषुवत रेखा पर आपको शून्य होगा, और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे हम लोग ऊपर जाएंगे तो आपको ये ज़्यादा होता जाएगा कोरियोलिस बल। तो इसको आप इसी तरह देख लें कोरियोलिस बल, तो इसको आप इस तरह से देखेंगे तो ये अब नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं पूर्वी पवने या पश्चिमी पवने, अगर ये पृथ्वी हमारी नहीं घूमती हुई होती तो ये आपको एकदम सीधा इस तरह से होता, सीधा इस तरह से होता, सीधा इस तरह से आता और सीधा इस तरह से आता। यानी हाई प्रेशर और यहाँ लो प्रेशर है तो सीधा नहीं आता है, ये क्या हो जाता है सीधा होके नहीं बल्कि तिरछा होके आता है। अब कैसे आता तिरछा होके, तो चलिए वो भी देखते हैं हम लोग। तो इसको इस तरह से अब क्या होता है कि ऐसे तिरछा होता है, वो ऐसे तिरछा, इस तरह से तिरछा, यानी सीधा इसी तरह से हम देखेंगे तो ऐसे। ये पूर्वी पवन है, हम लोग देखेंगे ईस्टर्ली वेस्टर्ली, तो इस तरह से। तो ये जो तिरछा होता है, ये तिरछा होने का कारण आपका कोरियोलिस बल है, यानी ये कोरियोलिस बल के कारण ये तिरछा होता है। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे जो जैसे जैसे अक्षांश के ऊपर हम लोग जाएंगे तो इसके वेग में कमी आता जाएगा। ठीक है, तो बहुत तो विक्षेपण की मात्रा जैसे कि मैंने बताया कि पृथ्वी के जब पास होगा हमारा तो घर्षण से वो कम होगा, क्योंकि वो उसके ग्रेविटी में लगा हुआ होगा। तो इसके बाद देखेंगे, लेकिन जब ऊपर जाएगा, जैसे पृथ्वी के जो पास में सतह में वो तो उससे प्रभावित होगा, लेकिन जब ऊपर चला जाएगा जिससे पृथ्वी का कोई लेना देना नहीं है, जैसे सपोज कीजिए अगर माउंट एवरेस्ट 9 किलोमीटर ऊंचा है और उससे कोई ऊपर है तो पृथ्वी घूम रहा है तो उस हवा को कोई लेना देना, वो वहीं के रुका रहेगा उस तरह से। तो वो अगर चल रहा है तो वो सीधा विक्षेपित हो जाएगा। तो ऊपरी वायुमंडल में हवाएं घर्षण से क्या होगा, प्रभावित नहीं होगा। और जब प्रभावित नहीं होगा तब इन्हें क्या होगा कि काफी वो दूर विक्षेपित हो जाएगा, और इस तरह से जो हवाएं होती है जो उच्च में चलती है उसको कहते हैं जियोस्ट्रोपिक विंड या भू विक्षेपित पवने कहते हैं। तो ये भू विक्षेपित पवने कहते हैं। तो खास करके ये कोरियोलिस मात्रा जो आप देखेंगे तो कोरियोलिस बल जो है उष्ण कटिबंध से ध्रुवों तक जाने वाली ऊष्मा की मात्रा को कम कर देता है, और इसी में देखेंगे कि हवा इतनी दूर तक विक्षेपित हो जाती है कि ध्रुवों तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। अगर मान लिया ये अर्थ है हमारा और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो अगर हवा यहाँ सीधे जाती तो ध्रुव सीधे जाती, अगर कोरियोलिस बल नहीं होता तो यहाँ पहुँच जाती। लेकिन क्या होता है ये घूमता है तो ये हवा यहाँ चला जाता है, यानी ध्रुव तक पहुँच ही नहीं पाता है। तो ये थोड़ा जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ये है आपका कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल एकदम सिंपल समझिए, इसमें एकदम सादा तरीके से कि जो हमारी पृथ्वी अगर एक ग्लोब को आप घुमाइए तो घुमाने के कारण जो ग्लोब है उसके ऊपर की चीज तो वो प्रभावित करेगा, लेकिन उसके ऊपर तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे अगर ये नाच रहा है तो उसके ऊपर का वैसा ही रहेगा। तो अब हम लोग देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो अक्सर
रोसबी वेव्स और जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये जो जेट स्ट्रीम है ये काफ़ी वायुमंडल को प्रभावित करती है। तो हम लोग देखेंगे कि जेट स्ट्रीम और रोसबी वेव्स, खास करके ये जो जेट स्ट्रीम होता है या जो रोसबी वेव्स होता है, ये हमेशा चलने वाली पवनें होती है। यानी ये नहीं होती है कि एक पीरियोडिक आप कह लें, ये एक साथ में चलती है। तो इसको इस तरह से हम लोग देखें। रोसबी वेव्स और जेट स्ट्रीम। तो रोसबी वेव्स जो है वो ऊपरी वायुमंडल में तेजी से बहने वाली हवा है जो पछुआ पवन के बेल्ट में है और एक लहर के समान चलता है। आप देखेंगे तो ये आपका काफ़ी ऊंचाई पे चलने वाला होता है जो एक लहर के समान चलता है। और उसी में देखेंगे कि जेट स्ट्रीम जो है वो रोसबी वेव्स के भीतर बहुत तेजी से बहने वाला आपका संकीर्ण जो है वो पट्टी है, यानी हवा की या पवन की संकीर्ण पट्टी है। वो इसको इस तरह से आप देख लें, समझाते हैं आपको, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ, ठीक है। अब ये अर्थ पे ऊंचाई पे, ऊंची वायुमंडल में हम देखेंगे कि एक हवा है वो तेजी से चल रहा है, खास करके अब 60-66 के आसपास में देखेंगे जो 60 डिग्री इन है, यानी 60 डिग्री नॉर्थ में यहाँ देखेंगे हम लोग। तो यहाँ एक तेजी से बहने वाली लहर के आकार की हवा इस तरह से, वो क्या हो रहा है, इस तरह से जा रही है। ये पछुआ पवन है, पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है। अब इसी के अंदर तो ये क्या है आपका, ये आपका रोसबी वेव्स या तरंगे, ये हवाएं जो है रोसबी वेव्स है। अब इसी के अंदर हम लोग देखेंगे कि एक तीव्र वायु चलती है, इसी के अंदर एक तीव्र, इसी के बीच में काफी पतली होती है ये, लेकिन काफी पतली होती है, लेकिन इसकी स्पीड काफी ज्यादा होता है। और चूंकि ये स्पीड ज्यादा होता है तो जिस तरह से जेट इंजन में हम लोग देखते हैं कि जेट इंजन किस तरह से फ्यूल को ये करता है, तो उसी तरह से काफी तेज होने की वजह से इसको जेट स्ट्रीम या जेट वेव्स या जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम कहलाता है। तो ये आपका जेट स्ट्रीम और ये रोसबी वेव्स, ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है, खास करके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से लेकर के उपोष्णकटिबंधीय मौसम के जलवायु के लिए, खास करके वेदर सिस्टम के लिए। और वैज्ञानिक इसकी स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद उसमें वो पता लगाते हैं एक इस तरह का। तो ये है आपका, अब हम लोग देखेंगे। तो ये था जेट स्ट्रीम, संकीर्ण पट्टी है। अब आगे देखेंगे हम लोग, तो मध्यवर्ती अक्षांशों में, खास करके जो मिड लैटिट्यूड में, एक लंबी संकीर्ण प्रवाह है जो आमतौर पर ऊपरी क्षोभ मंडल, नॉर्मल ऊपरी क्षोभ मंडल जो होता है तकरीबन 2500 से 25,000 से 35,000 फीट की ऊंचाई पे, जो आप देखेंगे समताप मंडल का निचला भाग और क्षोभ मंडल का ऊपर वाला भाग, यानी जो हम लोगों ने ट्रोपोपॉज पढ़ा था, बस उसी के बाउंड्री पे आपको ये पवन मिलेगा। कौन? जेट स्ट्रीम। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इसकी खोज, चूंकि लोग, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जितनी भी मौसमी गतिविधियां होती है वो सब क्षोभ मंडल में होता है, तो ये क्षोभ मंडल से ऊपर और समताप मंडल का निचला सतह पे ये मौजूद था। तो उस वक्त किसी को पता नहीं था, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमर्शियल प्लेन जो होता है या इवन जो फाइटर प्लेन होता है, या जब हम किसी दूसरे देश पे आक्रमण करते हैं तो यही लेवल पे तकरीबन 25,000 से 35,000 फीट की ऊंचाई पे हम लोग चलाते हैं। तो जब 35,000 से 25,000 की फीट की ऊंचाई पे होगा तो इसकी खोज उसी टाइम में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजा गया,
चूंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का जो जहाज था, अमेरिका का जहाज जापान पे बम गिराने गया, और जब जापान पे बम गिराने गया तो रास्ते में उसको काफ़ी रेसिस्ट का सामना करना पड़ा। उधर से पछुआ पवनें आ रही थी और अमेरिका से जापान की तरफ पश्चिम की तरफ है, तो वो सीधा पैसिफिक ओशन के ऊपर से आ रहा था, तो उसको काफ़ी रफ्तार धीमा करना पड़ा। इतनी तेज़ हवा चल रही, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। और फिर उसका उल्टा हुआ, जब वो रिटर्न होने लगा तो काफ़ी तेज़ी में रिटर्न हो गया। तो इसीलिए इसको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजा गया, किसको? जेट स्ट्रीम को। ये भी हमेशा याद रखिएगा। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि ये काफ़ी जेट स्ट्रीम जो होती है काफ़ी तेज़ गति से चलने वाली होती है, जिसका तकरीबन आप देख लें कि 200 मील प्रति घंटा होती है। तो आप उस हिसाब से इसका आप लगा सकते हैं। तो लेकिन वास्तव में जब हम लोग देखते हैं, पहले तो एक जेट स्ट्रीम, लेकिन ये जेट स्ट्रीम भी कई प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के आपके जेट स्ट्रीम होते हैं। तो चलिए देखते हैं जेट स्ट्रीम का प्रकार। तो जेट स्ट्रीम के प्रकार हम लोग देखते हैं। तो ये बेसिकली जो होता है, अगर हम देखेंगे तो जेट स्ट्रीम भी जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के जेट स्ट्रीम होते हैं। एक जो होता है वो पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम इसको कहते हैं। नंबर 1 पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, या जिसको कहते हैं ध्रुवीय फ्रंट जेट स्ट्रीम। दूसरा जो होता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम या उप उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम। और तीसरा होता है पूर्वी जेट स्ट्रीम या पूर्वी जेट स्ट्रीम। आप इसको कह लें कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जेट स्ट्रीम होते हैं, जिसको पूर्वी जेट स्ट्रीम के रूप में जाना जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम जो मैंने बताया था कि जिसकी खोज हुई थी वो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम था। तो वो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम था। तो ध्रुवीय फ्रंट जेट स्ट्रीम खास करके देखेंगे तो ये आपको शीर्ष पर ट्रोपोपॉज के ऊपर दोनों गोलार्ध में, जैसे कि आप देखेंगे तो ये आपको जब जाएंगे तो ये आपको ध्रुव के ऊपर जेट स्ट्रीम इस तरह से दोनों गोलार्ध में आप देखेंगे तो कितना लेवल पे होगा? ट्रोपोपॉज के ऊपर होगा, जो हमने बताया था। तो ट्रोपोपॉज, तो ट्रोपोपॉज के ऊपर ये आपको आएगा और ये तकरीबन देखेंगे तो चेंज होता रहता है। खास करके देखेंगे कि दोनों गोलार्ध में ये जो होगा पश्चिम से, यानी ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर बहता है। तो ये पछुआ पवनें होती है मुख्यतः हम देखेंगे। तो ये सर्दी के टाइम में आप देखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ के बीच तक चला जाता है। लेकिन गर्मी के समय में देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर, यानी 40 से 50 डिग्री तक चला जाता है। और दक्षिणी ध्रुव में देखेंगे, दक्षिणी ध्रुव में अगर तो ये 45 डिग्री साउथ में गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में 20 डिग्री साउथ तक आ जाता है। तो ये है आपका ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। उसी तरह से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो जेट स्ट्रीम है वो है आपको उप उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम। यानी उप उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम ये हो गया कि ये तो आपको 60 डिग्री के आसपास था और ये हो गया मतलब 60 डिग्री के बीच में आप देख लें तो यहाँ 40, कभी 40, उससे ऊपर 50 तक चला गया। यहाँ देख लीजिए तो 50 तक गया है। इसी तरह यहाँ आपको 45 से लेके 20 तक गया है। लेकिन ये उप उष्णकटिबंधीय, जैसे कि मैंने बताया, जो ट्रॉपिकल से ऊपर जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग कहते हैं उप उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम। यहाँ लगभग साल भर 30 डिग्री नॉर्थ है आपका, 30 डिग्री नॉर्थ जो मैंने यहाँ बताया था 30 डिग्री नॉर्थ, तो इसी के ऊपर आपका सालों भर आपको मिलेगा। ये दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको देखेंगे तो 30 डिग्री साउथ पर ही स्थित होता है। तो ये आपको 30 डिग्री पे ही, चाहे साउथ जाएं या नॉर्थ जाएं, आपको मिलेगा उप उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम।
ठीक इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे उप उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम जो है, जिसको मैंने बताया था कि जो हमेशा 30 डिग्री के ऊपर रहता है, तो उसी को जो है वो देखेंगे। तो उप उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम ध्रुवीय जेट स्ट्रीम से अधिक अस्थायी होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम है वो आपको वेरी करता रहता है, कभी 45 पे, कभी 20 पे, कभी 50 पे, कभी 40 पे, इस तरह से वेरी करता रहता है जो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम है। लेकिन जो उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम है वो अस्थायी रूप से एक ही जगह रहता है पृथ्वी पे और सालों भर रहता है, तो वह 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर में। तो इसके परिणाम स्वरूप, इसी के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि जो जेट स्ट्रीम है उसको सामान्यतः उप उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम से ही समझा जाता है। कभी आपसे पूछ दिया जाएगा कि सामान्यतः जिसको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं वो वास्तव में कौन सा जेट स्ट्रीम है? ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, उप उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो आप चॉइस मारेंगे कि ये आपका उप उष्णकटिबंधीय या सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को ही रियल या वास्तविक जेट स्ट्रीम माना जाता है। इसी तरह एक और जेट स्ट्रीम है जो मैंने बताया था, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी पाया जाता है, वो है पूर्वी जेट स्ट्रीम। पूर्वी जेट स्ट्रीम ये खास करके आपको गर्मियों में देखा जाएगा, जिसमें एशिया, दक्षिणी अरब और पूर्वोत्तर अफ्रीका में ये लगभग 20 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ ये पूर्वी जेट भी है। यह एकमात्र, ये भी हमेशा रखिए, यह एकमात्र जेट स्ट्रीम है जो पूर्व से पश्चिम ओर, अभी जो हम लोगों ने देखा एक जेट स्ट्रीम पोलर वाला, तो वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा था, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। उसके बाद हमने देखा 30 डिग्री नॉर्थ वाला, 30 डिग्री वाला, तो ये भी, अब ये है 20 डिग्री से जा रहा है, यहाँ से आपको, यहाँ से शुरू होता है ये, और यहाँ अरब के पास ऐसे जाएगा और फिर अफ्रीका के पास ऐसे जाएगा, थोड़ा इंडिया पे भी ये प्रभाव डालता है। तो ये 20 डिग्री नॉर्थ के पास, अगर मान लिया इसको हम इक्वेटर मान लें तो ये 20 डिग्री नॉर्थ के पास, तो ये जो है ये उल्टा बहता है, ये ऐसे जाता है। बाकी ये स्ट्रीम वेस्ट टू ईस्ट बहता है, ये भी वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है, यानी ये दोनों जेट स्ट्रीम पछुआ पवने होती है। इसके अतिरिक्त कोई भी जेट स्ट्रीम जो होती है वो पछुआ पवने होती है, लेकिन जो एकमात्र है जो यहाँ चलता है इसको कहते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम, जो पूर्व की ओर चलती है। इसको हम एक और फिगर में आपको दिखा सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा फिगर है, तो अभी हम इसको दिखा, तो पूर्वी जेट स्ट्रीम, अब इसको इस फिगर से बहुत अच्छे तरह से आप समझ सकते हैं। ये फिगर देखिए, अब ये फिगर जो है इसको हम इस तरह से यहाँ पे फुल स्क्रीन पे लेते हैं, फुल स्क्रीन पे लेते हैं, तो ये देखिए हम ये जो वायुमंडलीय सर्कुलेशन है इसको हम एक फिगर में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जो अभी मैंने बताया था। तो ये देखिए, ये पोलर सेल है जो मैंने अभी बताया है आपको। तो ये जो वायुमंडलीय सर्कुलेशन है, जो परिसंचरण है, वो जैसा कि मैंने बताया 3 सेल में चलता है, फेरल सेल, हेडली सेल और पोलर सेल, जो हमने बताया पोलर सेल, यानी 3। ऐसे ही आपको उत्तरी या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी चलेगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी चलेगा, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो 30 डिग्री नॉर्थ होता है, ये 30 डिग्री नॉर्थ, इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। यहाँ काफी हाई प्रेशर होता है, जैसे कि मैंने बताया, और ये आपको लो प्रेशर का बेल्ट है, ये हाई प्रेशर का बेल्ट है, ठीक है। उसी तरह से ये लो प्रेशर का बेल्ट है और यहाँ पोल पे हाई प्रेशर है, ये आपका हाई प्रेशर है पोल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये पूर्वी पवने है, पूर्वी पवने, ये आपको पूर्वी पवने नजर आएंगे। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे तो इस तरह से, तो यहाँ भी हॉर्स लैटिट्यूड होगा, यहाँ फिर आपका पोलर फ्रंट वाला होगा, ये पोलर फ्रंट 60 डिग्री, ये 60 डिग्री नॉर्थ में आपका होगा और ये 60 डिग्री साउथ में होगा। और इसके बीच में इक्वेटर पे जो ये है,
ये क्या है, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी जो ट्रॉपिक के बीच का है पूरा, आप इक्वेटर पे देखेंगे तो ये आपको नजर आएगा इस तरह से। तो ये फिगर आपको सिंपल तरीके से एक में आपको समझाएगा। अब आगे इसके बाद हम लोग ये सर्कुलेशन के बाद देखेंगे जो अस्थाई पवने हैं, ये पवने चूंकि हम लोग अभी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, तो इसी सर्कुलेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह पवने एक दूसरे से काम करते हैं। तो यही आप देखिए, यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि ये देखिए इस फिगर में भी जो दिया है, तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि फेरल सेल, फेरल सेल क्या है, रियल सेल नहीं है, रियल सेल दो ही है, एक पोलर सेल है और एक हेडली सेल है। चूंकि यहाँ देखिए ये गर्मी इस तरह से सर्कुलेट करता है, लेकिन यहाँ भी ये देखिए, लेकिन फेरल सेल ऐसे नहीं करता है। फेरल सेल क्या करता है, इससे गर्मी लेता है, यानी इससे मतलब एनर्जी लेता है, ये ठंडा, और इससे फिर ये गर्मी लेके इधर जाता है, यानी इसका गर्मी को यहाँ ट्रांसफर और इसके ठंडी को यहाँ ट्रांसफर करता है। तो इस वजह से ये एक सेल के रूप में नहीं इसको मान्यता प्राप्त है। तो कभी भी आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए तो रियल सेल कौन कौन है, तो रियल सेल आपके पास दो ही होता है, एक पोलर सेल होता है और दूसरा हेडली सेल आपका होता है, पोलर सेल और हेडली सेल, ये नीचे वाला जो है हेडली सेल। इसमें आपसे ये भी पूछा जाएगा इन सब सेल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको हेडली सेल सबसे बड़ा है। तो ये अब एक एक करके हम लोग देखेंगे हॉर्स लैटिट्यूड वगैरह के बारे में भी। तो अब जैसे हम देखेंगे तो जब हम वायुमंडल के सर्कुलेशन की बात करते हैं तो दो चीजों पे महत्वपूर्ण तरीके से हमें ध्यान देना होगा। एक तो पवन और वायुधारा, यानी इसको विंड एंड एयर करंट में क्या डिफरेंसेस होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो इसको इस तरह से समझिए कि जो भी प्रेशर है, हवा है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, ठीक है। तो अगर ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रहा है और क्षैतिज दिशा में जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विंड, यानी पवन, इसी को हम लोग पवन कहते हैं, ठीक है, पवन कहते हैं। लेकिन ठीक इसी का अपोजिट, अगर हाई प्रेशर यहां है और लो प्रेशर यहां है, तो क्या हुआ, यहां से यहां आ गया, या ठीक आप इस तरह से इसका अपोजिट इस तरह से कर दें कि ये हाई प्रेशर है और यहां लो प्रेशर का बेल्ट बन गया, तो ये क्या हो गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो इस तरह से धारा, वायु की जो हवा है वो क्या हुआ, वर्टिकल जा रहा है। तो जब वर्टिकल जाएगा, या फिर ऐसी स्थिति हो सकती है ये हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की तरफ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति जो होती है इसको कहते हैं वायु धारा या एयर करंट। और एयर करंट और विंड, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपको डिफरेंट हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि किस तरह से जो प्लेनेटरी विंड है, या जिसको हम लोग कहते हैं अस्थाई पवन है, वो ईस्टर्ली वेस्टर्ली ये सारी चीजें, तो इसको हम अब देखेंगे। ये देखिए, तो वायु दाब के असमान वितरण को संतुलित करने का प्रयास करता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी के पास कम है और किसी के पास ज्यादा है, तो जो कम रहेगा वो ज्यादा वाले से लेने की कोशिश करेगा। आप जानते ही हैं, ये हमेशा प्राकृतिक का नियम है। जो कम टेम्परेचर है, जैसे कि मैंने बताया, तो ज्यादा टेम्परेचर उधर जाता है। उसी तरह से कम प्रेशर है, तो जहां से हाई प्रेशर है वहां से आप वो लेगा। उसी तरह से तो आप देखेंगे तो ये संतुलित, इसको संतुलित करने का प्रयास करता है। इसीलिए क्या होगा, ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगा ये। उसी के बाद अगर हम इसको देखें तो इस तरह से पवन की बात करें, तो पवन जो है वायु, जैसे कि मैंने अभी समझाया कि वायु का जो अंतर है वो क्षैतिज दिशा में बढ़ रहा है। तो वायु का अंतर, जिसको प्रेशर ग्रेडियंट मैंने बताया था, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट जो है, ये अगर प्रेशर ग्रेडियंट के कारण हवा जो है वो क्षैतिज दिशा में चल रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं विंड। और इसी का ऊर्ध्वाधर दिशा अगर हो जाता हो तो उसको कहते हैं, और यही अगर ऊर्ध्वाधर या लगभग ऊर्ध्वाधर दिशा में चलता हो तो उसको कहते हैं एयर करंट या वायु धारा। तो चलिए इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं। और
तो वायुधारा, तो अब ये जो है वायुधारा और पवनें मिलकर कई अस्थाई पवनें बनाती है जो हमारे ग्रह पे हमेशा सर्कुलेट होता रहता है। अब ये किस तरह से सर्कुलेट होता है, कौन कौन से इसमें पवनें हैं, खास करके जिसको हम लोग देखेंगे भूमंडलीय में अस्थाई पवनें क्या है, आवर्ती पवनें क्या है, लोकल विंड क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग कल डिस्कशन करेंगे और कल डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं फिर कल हम लोग इसको पूरा करेंगे और देखेंगे कि वायुमंडलीय सर्कुलेशन में, और कुछ वीडियोस थे जो कल आपको हम दिखाएंगे, खास करके जो पोलर सेल और हिडली सेल का है वो एनिमेशन एक हमारे पास है, वो आपको दिखाएंगे। उससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये हो जाएगा कि आखिर ये सेल काम कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग ये अस्थाई पवनों के बारे में देखेंगे कि ये अस्थाई पवनें जो भूमंडलीय पवनें हैं वो कौन कौन से हैं। तो भूमंडलीय पवनें और इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए, क्लास लेक्चर के लिए बहुत बहुत